आप सभी लोगों का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करते हैं। चलिए आज हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो 71 तक शायद यहाँ कंप्लीट हो गए थे और 71 से आगे हम लोग 72 से कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, सीपीसी का ये चैप्टर सेकेंड हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। थोड़ा सा नज़र डालिएगा यहाँ पर। आ मुंबई में रहता है और बा के विरुद्ध मानहानि करने वाले वक्तव्य दिल्ली में छापता है। ब क्षतिपूर्ति हेतु आ के विरुद्ध वाद कहाँ दाखिल कर सकता है? ए केवल दिल्ली में, बी केवल मुंबई में, सी या तो दिल्ली में या फिर मुंबई में, और डी जहां बाज स्वयं रहता है। ये उत्तराखंड सीजे 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था और जेएलओ में ये 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। दिल्ली या मुंबई में, दोनों जगह में से है ना। तो ये जो है ना, ये क्वेश्चन ना बेस्ट टाइप के ना बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इनको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 73 पर एक नज़र डालिएगा। 73 पर शरीर के प्रति किए गए दोषों के लिए प्रतिकर के लिए वाद दायर किया जाएगा जहां प्रतिवादी निवास करता है, और एक सेकंड रुकिएगा जरा, हाँ जी, और दूसरा प्रतिवादी कारोबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं कार्य करता है, या डी किसी भी उपरोक्त न्यायालय में वादी के विकल्प पर। तो इसको पहले क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए थोड़ा सा। कि ये सिविल केस की तरह दिख रहा है, लेकिन यहाँ ये दोषों के लिए कार्य किया गया, तो क्रिमिनल ना होकर के ये अपकृत्य की तरफ जा रहा है, क्षतिपूर्ति की तरफ। तो बात ये की जा रही है कि शरीर के प्रति किए गए दोषों के लिए प्रतिकर के लिए वाद दायर किया जाएगा जहाँ प्रतिवादी निवास करता हो, प्रतिवादी कारोबार करता है, अभिलाभ के लिए स्वयं कार्य करता है, या किसी भी उपरोक्त न्यायालय में वादी के विकल्प पर। तो वैसे यहाँ देखा जाए तो ये तीनों जो ऑप्शन है वो सही है यहाँ पर, ए से लेकर के बी और सी, और तो इसका ये राइट आंसर डी ही होगा। ये राजस्थान जेएलओ 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर है क्या इसको? चलो क्वेश्चन नंबर 74 पर आप नजर डालिए एक बार। ये हम लोग पहले भी एक बार सॉल्व कर चुके हैं। देखिए जरा ध्यान दीजिए। मुंबई में रहने वाला मोहन दिल्ली में सोहन से मारपीट करता है। सोहन मोहन के विरुद्ध वाद ला सकेगा कहाँ पर? केवल मुंबई में, केवल दिल्ली में, सी मुंबई में अथवा दिल्ली में, डी इनमें से कोई नहीं। ये एमपी सीजे 2005 और 6 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सी मुंबई में या दिल्ली में। सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 पर एक नजर डालिए थोड़ा सा। ए शिमला में रहता है, बी कोलकाता में और सी दिल्ली में। ए बी और सी बनारस में इकट्ठे होते हैं। ध्यान देना, ए कहाँ रहता है? शिमला में, बी कोलकाता में और सी दिल्ली में। और यहाँ पर कह रहे हैं कि ए बी और सी तीनों बनारस में इकट्ठे होते हैं। बी और सी मांग पर दे एक संयुक्त प्रॉमिसरी नोट बनाते हैं और ए को देते हैं। यहाँ ए बी तथा सी पर वाद कर सकता है। ए वाराणसी में या कोलकाता में या दिल्ली में, और बी शिमला में या कोलकाता में या फिर दिल्ली में, सी कोलकाता में या वाराणसी में या शिमला में, और डी दिल्ली में या वाराणसी में या फिर शिमला में। एमपी एपीओ आरपीएफ 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सर आई थिंक डी। और कोई आंसर? सभी को बताना, भले ही गलत होगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, पर आंसर आपको बताना है। नहीं, चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। डी यहाँ पर ए आंसर इसका सही होगा। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम 76 पर एक नज़र डालते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 20 लागू नहीं होती है। नंबर ए माध्यस्थम कार्रवाई में, नंबर बी सर सिविल स्क्रीन शो कार्रवाई में, नहीं हो रही है। और ए तथा बी दोनों में। सभी को नहीं हो रही क्या? सर रही है, कोई बात नहीं, एक अब मिनट होने रुकिए, मैं लगी। दोबारा होने लगे। ठीक है, अगर ऐसी यस कोई सर। दिक्कत हुआ करे तो आप ना एक बार डिस्कनेक्ट करके ना दोबारा से ऐड हो जाया करिए। तो उसमें क्या है यस ना, सर। जो नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है ना, देखिए मेरी तरफ से होगी तो सभी को नहीं होगी फिर। चलिए थोड़ा सा वो नेटवर्क ओके। की दिक्कत होती है। फिर से देखिए क्वेश्चन नंबर 76 पर एक नज़र डालिए।
सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 20 लागू नहीं होती है माध्यस्थम कार्रवाइयों में, सिविल कार्रवाइयों में, ए तथा बी दोनों में, ना तो ए पर ना ही बी में। ये झारखंड सीजे 2016 और 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सर ये ए ये बिल्कुल राइट आंसर मध्यस्थम सही है, कार्रवाई में। सही बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 पर एक नजर डालिए। व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 की निम्न में से किस धारा में इस संहिता का निष्कर्ष की क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार अथवा आर्थिक क्षेत्राधिकार संबंधी आपत्तियां प्रथम सुलभ अवसर पर ही उठाई जाए कहा गया है? धारा 21 में, धारा 22 में और धारा 24 में और धारा 25 में। ये राजस्थान सीजे 2019 में और उत्तराखंड सीजे 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सी। देखिए जल्दी से, और कोई इसमें से ए है सेक्शन 21 में दिया गया। यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 पर एक नजर डालिए। वाद संसद करने की आपत्ति प्रथम बार के न्यायालय में सिविल प्रक्रिया संहिता की निम्न किस धारा के अंतर्गत स्वीकृत होगी? धारा 21 ए, धारा 22, धारा 21 और धारा 20। ये MPAPA 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 79 पर एक नजर डालिए। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत वाद दायर करने के स्थान के बारे में कोई भी आपत्ति किसी भी अपीलीय या पुनरीक्षण वाले न्यायालय द्वारा तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी जब तक कि नंबर ए प्रथम बार के न्यायालय में ना लाई गई हो, नंबर बी यथासंभव प्रथम अवसर पर ना की गई हो, नंबर सी परिणाम स्वरूप न्यायालय की निष्फलता हुई हो और नंबर डी जब ए बी सी तीनों की शर्तें पूरी हो गई हों। ये UPCJ 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। सर यथासंभव प्रथम अवसर पर न की गई हो, बी। सर डी ऑप्शन सही है। यहाँ देखिए ए बी और सी तीनों शर्तें पूरी की गई हों। क्वेश्चन नंबर 80 को फिर से एक बार देख लीजिए, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था यहाँ से। वाद लाने के स्थान के बारे में आक्षेप सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा अंतर्गत कब लिया जा सकता है? नंबर ए किसी भी समय, नंबर बी अपीलीय या पुनरीक्षण अवस्था पर भी पहली बार लिया जा सकता है और सी प्रथम बार के न्यायालय में यथासंभव सर्वप्रथम अवसर पर और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ये MPSGS 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो आंसर है वो सी रहेगा। हाँ, प्रथम बार के न्यायालय में यथासंभव सर्वप्रथम अवसर पर किया जाना चाहिए। अगर ऑब्जेक्शन है तो वाद लाने के स्थान के बारे में कि ज्यूरिडिक्शन है कि नहीं है, ज्यूरिडिक्शन कौन सी, तो फर्स्ट टाइम पे ही ऑब्जेक्शन हो जाना चाहिए। ये नहीं कि जब जजमेंट होने लगा उस समय आप ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं तो वो यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर पहले तो एक बार स्क्रीन को मैं दोबारा से शेयर कर रहा हूँ, हो सकता है शायद आपको शो ना हो रही हो। जिन लोगों को शो नहीं हो रही वो दोबारा से चेक कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 83 पर एक नज़र डालिए। सिविल प्रक्रिया संहिता वाद लाने के स्थान के बारे में आक्षेप पर आज्ञप्ति को अपास्त करने के लिए बाद पहले जो ऑब्जेक्शन से संबंधित है उसकी जो परमिशन दी गई थी, क्या उसको अपास्त किया जा सकता है, उसको सेट असाइड किया जा सकता है, यानी कि उसको जो पहले ऑर्डर हो गया है उसको कैंसिल करने का मतलब होता है। तो ए पर जरा यहाँ पे ध्यान देते हैं हम लोग, उस स्थान पर वाद लाया जाएगा जहाँ पूर्ववर्ती वाद का विनिश्चय किया गया है। दूसरा बी में उस स्थान पर वाद लाया जाएगा जहाँ पश्चातवर्ती वाद को लाने की अधिकारता विद्यमान है। सी में उस स्थान पर लाया जाएगा जहाँ पश्चातवर्ती वाद के लिए वाद कारण उत्पन्न हुआ है। डी में वाद का वर्जन है। ये MPSGS 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसको एक बार क्वेश्चन पढ़िए फिर इसका आंसर दीजिए। मेरा सी है सर। सबसे डी आंसर है, वाद के वर्जन से संबंधित। और यहाँ पर चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। क्वेश्चन नंबर 84 को थोड़ा सा नजर डालिएगा। देखिए, जिला न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नंबर ए वह ऐसे किसी विवाद, अपील या अन्य कार्रवाई को जो उसके सामने विचारण या निपटारे के लिए लंबित है अपने अधीनस्थ किसी ऐसे न्यायालय को अंतरित कर सकेगा जो उसका विचारण करने
या उसे निपटाने के लिए सक्षम है। बी में हम यहाँ पे ध्यान देते हैं, वह अपने अधीनस्थ किसी न्यायालय में लंबित किसी बाद अपील या अन्य कार्रवाई का प्रत्याहरण कर सकेगा। अब इसके बाद में सी में, वह उस बाद अपील या अन्य कार्रवाई जो उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय में प्रत्याहित की गई हो का स्वयं विचारण या निपटारा कर सकेगा, अथवा उसे ऐसे किसी अन्य न्यायालय को अंतरित कर सकेगा जो उसके अधीनस्थ हो तथा उसका विचारण या निपटारा करने के लिए सक्षम हो। इसमें से जो डी ऑप्शन है, एक सेकंड रुकिएगा, डी ये रहा। देखिए, वह उस बाद अपील या अन्य कार्रवाई को उसी न्यायालय को पुनः अंतरित नहीं कर सकेगा जिससे उसका प्रत्याहरण किया गया था। मान लीजिए किसी को उसने वापस लिया, तो क्या उसी न्यायालय को दोबारा से ट्रांसफर किया जा सकता है? इसमें हमें क्या करना है, गलत कथन को सर्च करना जो सही नहीं है। तो इनमें से देखिए कौन सा हो सकता है, ए, बी, सी और डी, जो मैंने आपको ये दिखाया हुआ था ये वाला। इनको पहले आप अच्छे से पढ़ लीजिए फिर आंसर दीजिए। मेरा डी है सर। और कोई? डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, क्या है, देखिए, जो जिला न्यायालय है उसको ये पावर होती है कि जिस कोर्ट से उसने केस वापस मंगाया, अगर उसमें सब कुछ ठीक लगता है तो वापस से वो ना उसे, तो कभी कोई कंप्लेंट करता ना कि सर वो वहाँ पे हमारे साथ पार्शियलिटी हो रही है तो उस केस को ट्रांसफर कर दिया जाए दूसरे के उसमें, तो अगर उस न्यायालय को लगता है कि जांच करने पर सब कुछ ठीक पाया गया, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो वापस से उस न्यायालय को ट्रांसफर किया जा सकता है। सीपीसी के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा आदेश अपीलीय नहीं है? धारा 24 के अधीन आदेश, धारा 95 के अधीन आदेश, सी में आदेश 40 नियम 1 के अधीन आदेश, और डी में आदेश 11 नियम 21 के अधीन आदेश। ये राजस्थान जीएलओ 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। मेरा ए है सर। ये बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, सी। क्वेश्चन नंबर 86 पर एक नजर डालिए। सिविल प्रक्रिया संहिता के कौन से उपबंध के अंतर्गत एक उच्च न्यायालय किसी वाद को हस्तांतरित कर सकता है? धारा 20 के अंतर्गत, धारा 12 के अंतर्गत, 24 के अंतर्गत या 15 के अंतर्गत? ये उत्तराखंड सीजे 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। सी सर। बिल्कुल राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 87 पर एक नजर डालिए। दीवानी प्रक्रिया संहिता के कौन से प्रावधान में एक उच्चतम न्यायालय किसी वाद को स्थानांतरित कर सकता है? कौन कर सकता है? उच्चतम न्यायालय। यहाँ देखिए सुप्रीम कोर्ट की बात कर रही है। अब यहाँ पे देखिए, ए में धारा 25 सिविल प्रक्रिया संहिता, बी में धारा 20 सिविल प्रक्रिया संहिता और धारा 12 सिविल प्रक्रिया संहिता, और डी में धारा 15 सिविल प्रक्रिया संहिता। बिहार सीजे में ये 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। ए है सर। सर ए। बिल्कुल राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 88 पर एक नजर डालिए। दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 25 निम्नलिखित में से किसका प्रावधान करती है? ए में वादों के अंतरण की उच्चतम न्यायालय की शक्ति, नंबर बी वादों के अंतरण की उच्च न्यायालयों की शक्ति, नंबर सी वादों के अंतरण की जिला न्यायालय की शक्ति, नंबर डी वादों के अंतरण की कमिश्नर आयोग की शक्ति। उत्तराखंड सीजे 2012 से 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। यस। ये बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 89 पर एक नजर डालिए। सिविल प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा में वादों को संस्थित करने का उपबंध है? धारा 26, धारा 20, धारा 28, धारा 25। उत्तराखंड सीजे 2002 से 2013 में ही क्वेश्चन पूछा गया था। ए है सर। बिल्कुल राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 90 पर एक नजर डालिए। हाँ, धारा बैठ के ये कहाँ से लाइनें जो बन रही है ना, ये इस टाइप की, ये लाइनों पे अंडरलाइन करने आपके बैरेक बताता हूँ। पहले इसको पीडीएफ को सॉल्व कर लीजिए फिर आगे बात करते हैं। धारा 26(2) के अंतर्गत प्रत्येक दावे में तथ्यों को साबित किया जाएगा। नंबर ए सबूत, नंबर बी साक्ष्य, नंबर सी दस्तावेज, नंबर डी शपथ पत्र। राजस्थान जीएलओ 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। जल्दी से देखिए, 26(2) के शपथ अंतर्गत पत्र के द्वारा। यस। बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 91 पर एक नजर डालिए। व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 26 के अधीन प्रत्येक वाद पत्र में तथ्यों को सिद्ध होना चाहिए
शपथ पत्र पर, मौखिक साक्ष्य में, दस्तावेज पर, और नंबर डी वादी की परीक्षा द्वारा। ये यूपीसीजे 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। ए शपथ पत्र के द्वारा। तो राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 पर एक नजर डालिए। जिस व्यक्ति को धारा 30 के अधीन समन जारी किए जा चुके हों, न्यायालय उस व्यक्ति की उपस्थिति बाध्य कर सकता है तथा इस प्रयोजन हेतु गिरफ्तारी वारंट, बी उसे आदेश दे सकेगा कि वह अपनी उपसंजाति के लिए प्रतिभूति दे और व्यतिक्रम करने पर उसको सिविल कारागार को सुपुर्द कर सकेगा, सी में उसकी संपत्ति को कुर्क किया जा सकता है, डी में उपयुक्त तो सभी। ये एमपीसीजे 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। डी सभी। बिल्कुल राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 पर एक नजर डालिए, बस जल्दी कंप्लीट होने वाले, थोड़े से और बचेंगे। एक व्यक्ति जिसके विरुद्ध समन जारी हो गया है, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 32 के अधीन उपस्थित होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। नंबर ए वारंट जारी करके, नंबर 2 संपत्ति की कुर्की और विक्रय करके, नंबर सी जुर्माना करके, नंबर जो 4 है उपस्थिति के लिए प्रतिभूति लेकर के। इनमें से आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना 1 या 4 सही है, बी में 3 और 4 सही है, सी में 1 2 3 4 सही है, डी में 2 और 4 सही है। उत्तराखंड सीजे 2002 का ये क्वेश्चन है। सी है सर। बिल्कुल राइट। देखिए सी। और कोई आंसर? सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 पर एक नजर डालिए। न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके नाम धारा 30 के अधीन समन निकाला गया है, हाजिर होने के लिए विवश करने के लिए उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट निकाल सकेगा। नंबर बी उसकी संपत्ति को कुर्क तथा विक्रय कर सकेगा। नंबर सी उसके ऊपर 5,000 रुपये का जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा। नंबर डी उपरोक्त सभी। ये राजस्थान जेएलओ 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। डी है डी सभी। पर एक नजर डालिए। यहाँ पर बात करें कि दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 32 के अंतर्गत जिस व्यक्ति को समन जारी किया गया है उसकी उपस्थिति न्यायालय बाध्य कर सकता है और इस प्रयोजन के लिए उस पर अर्थदंड लगा सकता है। नंबर ए 500 रुपये से अधिक नहीं, नंबर बी 1,000 रुपये से अधिक नहीं, और 2 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए 3,000 रुपये से अधिक नहीं, और डी में 5,000 रुपये से अधिक नहीं होगा। ये उत्तराखंड सीजे 2005 में और एमपी आरपीएफ 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। डी 5,000 रुपए से अधिक नहीं। बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए तो यहाँ पे ये धारा 30 के अकॉर्डिंग याद रखिएगा 5,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। किसी ऐसे व्यक्ति पर जिसे सीपीसी की धारा 30 बी के अधीन गवाही देने अथवा दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया गया हो और न्यायालय से अनुपस्थित रहने पर धारा 32 के तहत जुर्माना किया जा सकता है, तो निम्नलिखित राशियों में से किससे अधिक नहीं हो सकता? 500 रुपये, 1,000 रुपये, 5,000 रुपये और 10,000 रुपये। बिहार सीजे 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। सी। बिल्कुल राइट आंसर है ये। सी 5,000। क्वेश्चन नंबर 97 पर एक नजर डालिए। दाम दुपट का नियम लागत से संबंधित एक नियम है। नंबर बी ब्याज से संबंधित एक नियम है। नंबर सी साक्ष्य से संबंधित एक नियम है। डी पूर्व न्याय से संबंधित एक नियम है। ये राजस्थान जेएलओ 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। दाम दुपट का नियम ब्याज से संबंधित एक नियम है। बिल्कुल राइट आंसर। ब्याज से संबंधित एक नियम। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 98 पर जरा ध्यान दीजिएगा। विचाराधीन प्रकरण में ब्याज दिलाया जा सकता है 6%, 9%, 12% या फिर कोई ब्याज नहीं दिलाया जा सकता। राजस्थान जेएलओ 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। 6%। ए है जो सीपीसी का सेक्शन 6 में यहाँ पर 6% की बात करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 में जरा नजर डालिए एक बार। यहाँ बात कर रहे हैं कि जहाँ न्याय निर्णीत राशि के संबंध में दायित्व किसी वाणिज्यिक संव्यवहार से उद्भूत नहीं हुआ है, वाणिज्यिक संव्यवहार नहीं हुआ है, मतलब जो ट्रांजैक्शन बिजनेस वाले होते वो नहीं हुआ है, वहाँ धन के संदाय के लिए जयपत्र दिनांक से संदाय तक धारा 34 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अधिनिर्णित अधिकतम ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी? 12%, 18% और 10% या फिर 6%। ये एमपीसीजे 2002 और 1996 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये सेक्शन 30 श्योर। और कोई? डी बिल्कुल राइट आंसर है, इसमें 6% ही होगा। क्वेश्चन नंबर 100 पर एक नजर डालिए। वेयर अ डिक्री इज साइलेंट एज रिगार्ड फ्यूचर इंटरेस्ट, फ्यूचर इंटरेस्ट पर जो डिक्री की गई है वो साइलेंट है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है फ्यूचर इंटरेस्ट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन रिफ्यूज एंड सेपरेट सूट शैल लाई फॉर द सेम।
बी में फ्यूचर इंटरेस्ट शैल बी डीम टू हैव बीन रिफ्यूज एंड अ सेपरेट सूट शैल नॉट लाई। सी में ओनली ए इज करेक्ट, नन ऑफ द एबव। ये हरियाणा एचजीएस 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। मेरा बी है सर। बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 101 पर एक नजर सर, डालिए। हाँ बिल्कुल राइट आंसर था। अभिव्यक्त प्रत्येक पक्षकार अपने निजी खर्च का वहन करेगा। अभिव्यक्ति प्रत्येक पक्षकार अपने निजी खर्च का वहन करेगा में विवक्षित है। कैसे? दोनों पक्षकार एक दूसरे से खर्च पाने के अधिकारी हैं। बी, दोनों पक्षकारों को खर्च से वंचित नहीं किया जाएगा। सी, दोनों पक्षकारों को खर्च से वंचित किया जाएगा। डी, दोनों पक्षकार एक दूसरे से खर्च पाने के अधिकारी नहीं है। झारखंड सीजे 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था ये। देखिए जल्दी से। मेरा ए है सर। डी है, दोनों पक्षकार एक दूसरे से खर्च पाने के अधिकारी नहीं है। कब? अभिव्यक्ति जब होती है प्रत्येक पक्षकार अपने निजी खर्च का वहन करेगा, इसमें विवक्षित है, तो ये इससे रिलेटेड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 पर एक नजर डालिए। मिथ्यातंक करने वाले दावे या प्रतिरक्षाओं के लिए प्रतिकारात्मक के रूप में कोई भी न्यायालय जिस रकम की संदाय का आदेश करेगा वह रकम कितनी है? ये हम लोग उसमें भी पढ़ चुके हैं सिर्फ क्रिमिनल केसेस में। देखो जरा ध्यान दीजिए। 2000 रुपये अथवा उसकी धन संबंधी अधिकारिता की परिसीमा तक की रकम में से जो भी कम हो। बी में 3000 रुपये अथवा उसकी धन संबंधी अधिकारिता की परिसीमा तक की रकम में से जो भी कम हो। सी में 4000 रुपये अथवा उसकी धन संबंधी अधिकारिता की परिसीमा तक की रकम में से जो भी कम हो। या 5000 रुपये अथवा उसकी धन संबंधी अधिकारिता की परिसीमा तक की रकम में से जो भी कम हो से अधिक रकम नहीं होगी। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। उत्तराखंड में, एमपीसीजे में, एक बार जरा ध्यान दीजिएगा, एमपीसीजे 2011-2007 में, थोड़ा सा इसको वीआईपी कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। इसका जो आंसर है बी है यहाँ पर। ये जो क्वेश्चन 103 था इसमें प्रतिकारात्मक खर्चों के बारे में बात की गई है, तो ये जो है ना इसका सी ऑप्शन रहेगा 35A के अंतर्गत। चलो ये पीडीएफ भी मैं आप लोगों को सेंड कर रहा हूँ, तो इसको थोड़ा सा आप लोग सॉल्व कीजिएगा, और बाकी आपको वीडियो भी मिल जाएगा, तो आप चाहो तो उसको भी सुन सकते हैं। तो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल मॉर्निंग में, तब तक के लिए ओके बाय बाय। किसी कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो बताइए। नहीं? चलिए तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय बाय।